मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और हम इसमें 16 क्लॉज 4A यहाँ पे मैंने 16 क्लॉज 4 तक की पहले समझा दिया था एक आर्टिकल में, लेकिन अब हम यहाँ पे 16 क्लॉज 4A पार्ट जो है देखेंगे आर्टिकल का। इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की मोस्टली बात करी गई है। हाँ, जो मैंने एक बार बताया था हाँ कि रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट जो मैंने समझाया था कई सारे आर्टिकल्स के व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, इन सब में मैंने बोला था कि किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो रिजर्वेशन लागू करना पड़े, चाहे कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़े, चाहे कोई भी लॉ बनाना पड़े, कैसे भी करके सभी को ये अधिकार हो। और मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके पास भी ये अधिकार हो कि वो एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब में आसानी से जा सके। ये आर्टिकल 16 में सभी क्लॉज में बताया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3 सब में यही बताया गया है। और अब हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4A देखेंगे और फिर उसके बाद ये केस जो था चैलेंज हुआ फिर अजीत पाल केस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं 16 क्लॉज 4A में हमें क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16 क्लॉज 4A में बोला है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST क्लास ऑफ सिटीजन हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। आप यहां से देखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन for SC and ST class of citizen who are not adequately represented in state services। और फिर क्या बोला, आफ्टर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के जस्ट बाद, इस अमेंडमेंट के जस्ट बाद ये केस जो था वो कहा गया हाँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो थी सीनियोरिटी उसे लागू किया जाए। ये मतलब कोर्ट में केस आया, पहले हुआ ये कि कोर्ट में केस आया, उसमें 2 जजमेंट दिए गए। पहले क्या बोला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जरूरी है, क्या बोला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST क्लास ऑफ सिटीजन हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाऊंगा। जो इसके पहले आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी यही बताया था कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई की जॉब लग जाती है उसके बाद उसे प्रमोशन देने में जो रिजर्वेशन मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस को ही मिलता है, तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें रिजर्वेशन प्रमोशन में देना जरूरी है, जो कि एडिक्वेटली नॉट रिप्रेजेंटेड है स्टेट सर्विसेज में। मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा पा रहे हैं और अगर वो चले जाते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए प्रमोशन में भी, और ऐसे भी लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए कि उन्हें रिजर्वेशन वगैरह मिल पाए एम्प्लॉयमेंट को पाने में। ये मोस्टली 16 क्लॉज 4A में भी बताया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जरूरी है SC और ST क्लास के लिए, जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं उन जातियों के लिए। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। फिर दूसरा जजमेंट इस आर्टिकल को में तो ये कहा गया, लेकिन फिर एक और बात उन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में अलग क्या है। तो अलग केवल इतना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी जो कॉन्सेप्ट था उसे भी लाया गया। तो वो कैसे लाया अब हम देखते हैं। क्या बोला गया, आफ्टर दिस अमेंडमेंट, मतलब ये जब हुआ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड मतलब संशोधित हुआ, लागू हुआ, तो क्या हुआ, वॉज बिंग इम्प्लीमेंटेड, मतलब जब ये लागू हो गया तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी के बेसिस पे रिजर्वेशन लागू हुआ। इसका मतलब क्या है तो हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी मतलब सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर। मतलब क्या हुआ कि जो सीनियर एक बार हो जाएगा वो हमेशा के लिए सीनियर ही रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से हम देखते हैं एग्जाम्पल के व्यू से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक जनरल कैटेगरी का, जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जो एक जनरल कैटेगरी का अगर ADM बनता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, और सेम डेट और सेम पोजीशन पे, ADM की ही पोजीशन पे एक ही डेट पे दूसरा जो कि बैकवर्ड क्लास में ADM बनता है, तो मान लेते हैं कि उन्हें 1 साल बाद यदि प्रमोशन होकर DM बनना है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, तो
1 साल बाद जो जनरल कैटेगरी में होगा उसे रोक दिया जाएगा, और 1 साल बाद जो बैकवर्ड क्लास में होगा, चाहे वो एससी में हो, चाहे वो एसटी में हो, या कुछ ओबीसी की भी पिछड़ी हुई वर्ग की जाती है, तो उनमें अगर हो तो वो डीएम बन जाएंगे 1 साल बाद। अगर उनका प्रमोशन अगर 1 ईयर बाद होना है तो जनरल कैटेगरी वाला नहीं बन पाएगा। और लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद जब वही डीएम जो एडीएम जो जनरल कैटेगरी में था, तो जब वो डीएम बनेगा 1 साल बाद, हाँ, तो उसके बाद जो एससी और एसटी क्लास के जो मेंबर्स थे, जो एडीएम पद पे उस समय थे, और वो बाद में 1 साल बाद डीएम बन पाए थे, अबाउट 2 ईयर्स बाद जनरल कैटेगरी वाला डीएम बनता है। मतलब 1 ईयर बाद जनरल कैटेगरी, 2 ईयर्स बाद जनरल कैटेगरी वाला बनता है डीएम, और वो एक ही ईयर में बन जाते हैं। और जब वो जो एडीएम है, जब वो डीएम बन पाता है, तो वो देखता है कि जो 1 साल पहले मुझसे सेम डेट में जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो अब उनसे भी अपर पोजीशन पर जा चुके हैं। मतलब वो धीरे धीरे जैसे वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रमोशन होगा, लेकिन उनसे दोगुनी, उनसे और तेजी के साथ किनका प्रमोशन होगा, जो बैकवर्ड क्लास में जो होंगे यहाँ उनका, जो उस पोजीशन को बिलोंग करेंगे उनका। क्यों? ताकि वो बैकवर्ड क्लास में है, इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जैसे जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा, तो वो भले ही, हाँ, उसका प्रमोशन हो जाए, लेकिन वो बाद में भी देखेगा कि वो उनसे सीनियर ही हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब केवल इतना होता है कि सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। एक बार अगर कोई सीनियर हो गया तो वो हमेशा सीनियर रहेगा, ये इसका मतलब है। इसी के जरिए इस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे क्या लोग शांत बैठ गए? मैंने हर केस में बताया है हाँ, कि कभी भी अगर कोई भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे तुरंत चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, और कई केसेस आते हैं। तो हम देखते हैं इस बार कौन सा केस आया। तो मोस्टली जो मेजर केस आया था वो आया था चैलेंज्ड इन अजीत पाल केस। अजीत पाल एक केस हुआ था 1999 में इन सब में। तो उसमें क्या हुआ, ये चैलेंज्ड किया गया, और फिर उसमें नया कॉन्सेप्ट आया, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। उन्होंने बोला हैंस देन अप्लाई कैचअप रूल। अब इसका मतलब क्या है? कैचअप रूल यहाँ पे होगा। अब इसका मीन्स क्या है हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी है वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और मतलब जो सीनियर इज ऑलवेज सीनियर का कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। कैचअप रूल जो है उसे लागू करने की जरूरत है। कैचअप रूल मतलब क्या हुआ कि कैचअप रूल का केवल मीन्स इतना होता है यहाँ कि अगर जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल, वही वाला हम एग्जांपल पुट करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का एडीएम था और जो बैकवर्ड क्लास का एडीएम था, अब वो मान लेते हैं वो लोग फिर से वही एडीएम पोस्ट पे हैं, एक ही डेट में उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन अब जो उस कैटेगरी का बैकवर्ड क्लास का है, अगर जो बैकवर्ड क्लास का है हाँ मेंबर, तो उस वो अगर एडीएम से डीएम बनता है 1 साल में, तो जो 1 साल तक उसी पद पे, कैचअप रूल का मीन्स होता है उसी पद पे उसे रोक करके रखो, उसी पोजीशन पे, जब तक वो जनरल कैटेगरी वाला भी वहाँ तक नहीं आ जाए डीएम की पोस्ट तक, भले वो 2 साल लगे तब भी उसे वहाँ तक रोक के रखो, उसे प्रमोशन फिर और ना दो। एक बार तो प्रमोशन दो, लेकिन फिर और ना दो। क्यों? क्योंकि वरना वो बार बार सीनियर ही रहेगा उससे, जबकि दोनों ने एग्जाम एक ही साथ सॉल्व किया है तब भी। तो कैचअप रूल का मैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हैंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।